स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूगोल प्रश्नोत्तरी की शानदार कक्षा में। मैं हूं प्रिंस कुमार जैन और आपके लिए लेके आया हूं भूगोल की पीवाईक्यू सीरीज। आज 20वां पार्ट देख रहे हैं। 20वें पार्ट में हम अपने पहले सवाल पे चलते हैं। हमारा पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है? अवस्थित नहीं है। ठीक, इसको फोकस कीजिएगा, नहीं को, अवस्थित नहीं है। तो अफ्रीका अवस्थित का मतलब है कि स्थित है। ठीक, और स्थित नहीं है, कौन सा देश नहीं है? गैबन, गुयाना, गिनी या गिनी बिसाऊ। तो सबसे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति को देखते हैं इस प्रकार से। ठीक, एक इस प्रकार से आप अफ्रीका महाद्वीप को देखते हैं। ठीक, ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया। और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य से विषुवत रेखा निकलती है। ये विषुवत रेखा है, ये अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य से निकलती है। 0 डिग्री देश विषुवत रेखा के नाम से इसको हम जानते हैं। अगला हम देखते हैं। ठीक, यहां पर देखते हैं कि गैबन, गियाना, गिनी और गिनी बिसाऊ में कौन सा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित नहीं है। तो गैबन की जो अवस्थिति है वो यहां पर की है। यहां पर जो देश है वो गैबन के नाम से गैबन है, गैबन। और गिनी यहां पर स्थित है। ठीक, गिनी, और इसी के जस्ट ऊपर गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ। ओके, तो इसमें जो गुयाना है वो गुयाना यहां पर नहीं नजर आ रहा है। तो गुयाना हम देखते हैं कि कहां पर है। ये महाद्वीप है जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ये उच्च भूमि है जिसे गियाना की उच्च भूमि के नाम से जानते हैं। और इस पर 3 देश स्थित हैं। 3 देश में जो ये वाला देश है हमारा 1 नंबर पर, इसे हम गुयाना के नाम से जानते हैं, गुयाना। ठीक, और इसकी जो कैपिटल है वो जॉर्ज टाउन के नाम से जानी जाती है। तो हमने देखा कि जो गुयाना देश है वो अफ्रीका महाद्वीप पर अवस्थित नहीं है, बाकी के जो देश है वो अफ्रीका महाद्वीप पर अवस्थित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि पृथ्वी की सतह पर वह स्थान जो भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले रिकॉर्ड करता है कहलाता है केंद्र, अधिकेंद्र, सीस्मोसाइट या उपर्युक्त में से कोई नहीं। हम देखते हैं कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी पर जब भूकंप आता है तो भूकंप का ये जहां से भूकंप उठता है इसे हम फोकस या कि केंद्र के नाम से जानते हैं। और भूकंप उठने के बाद में सबसे पहले 90 डिग्री कोण बनाता हुआ धरातल पर पहुंचता है। और धरातल पर ये जहां पहुंचता है, जहां पर ये सबसे पहले धरातल को टच करता है, इसे हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं, अधिकेंद्र। तो भूकंप की जो तरंगे हैं वो धरातल पर सबसे पहले कहां पर रिकॉर्ड की जाती हैं? अधिकेंद्र पर रिकॉर्ड की जाती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा कि भूकंप की तरंगे सबसे पहले अधिकेंद्र पर रिकॉर्ड की जाती हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन में प्रयोग किया जाता है? सीस्मोग्राम, सीस्मोग्राफ, सीस्मोस्कोप या सीस्मोमीटर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो सीस्मोग्राफ यंत्र है इसे हम भूकंप के मापन के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जो इसमें दिया है सीस्मोमीटर, सीस्मोमीटर सीस्मोग्राफ के अंदर अंदर लगे हुए मतलब लोलक पर रखा हुआ भार को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो जो हम भूकंप की तरंगों का मापन करते हैं वो किस में करते हैं? वो हम सीस्मोग्राफ पे करते हैं। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? उद्भव का मतलब है कि कौन से तरंगे निकलती हैं। ठीक, किस प्रकार की तरंगे निकलती हैं? तो जब भूकंप आता है तो तरंगे निकलती हैं आपकी प्राइमरी तरंगे, प्राइमरी, ठीक, प्राइमरी वेव्स जिन्हें हम पी वेव्स के नाम से जानते हैं, पी वेव्स। ठीक, उसके बाद में निकलती हैं सेकेंडरी वेव्स,
सेकेंडरी वेव्स, इन्हें हम एस तरंगों के नाम से जानते हैं, यानी कि एस वेव्स। और कुछ तरंगें जो धरातल पर आकर धरातल पर चलने लगती हैं, उन्हें हम एल तरंगों के नाम से जानते हैं। ठीक, तो इन्हें हम सरफेस वेव्स कहते हैं, सरफेस वेव्स यानी कि धरातली तरंगे, और इनमें एल तरंगे मुख्य रूप से जानी जाती हैं। तो कौन कौन सी तरंगे आपके पास हो गई? पी तरंगे हो गई, एस तरंगे हो गई और एल तरंगे हो गई। पी, एस और एल, आपका ऑप्शन नंबर डी है। पी, एस और एल यानी कि किस प्रकार के तरंगों का उद्भव होता है? पी तरंगों यानी कि प्राइमरी वेव्स का, एस यानी कि सेकेंडरी वेव्स का, ठीक है, और एल यानी कि लव वेव्स का उद्भव होता है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, ज्वालामुखी विस्फोट किस पेटी में सर्वाधिक होता है? तो ज्वालामुखी विस्फोट जहां पे होता है वो पेटी है आपकी मध्य महाद्वीपीय परिप्रशांत महासागरीय पेटी, या मध्य अटलांटिक पेटी, अंतरा प्लेट ज्वालामुखी। तो हमने देखा है कि सबसे ज्यादा जो भूकंप हैं वो आपके परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। किस प्रकार से? ठीक, अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये उत्तर अमेरिका है। ठीक, इसके बाद में ये वाला आपका एशिया का भाग, इस प्रकार से। ठीक, जो आपकी पेटी है प्रशांत महासागरीय पेटी, वो इस प्रकार से टच करती हुई आती है। तो जो ये पेटी है इसे हम प्रशांत महासागरीय प्लेट कहा जाता है, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ठीक, यहां पर प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, ये प्लेट इधर आ रही है, ये प्लेट इधर जा रही है। इसी प्रकार से यहां पर भी प्लेटों का अभिसरण हो रहा है, ये प्लेट इस प्रकार से आ रही है, ये प्लेट इस प्रकार से जा रही है। जब भी प्लेटों का अभिसरण होता है, क्या होता है? अभिसरण। तो अभिसरण की स्थिति में विनाशकारी स्थिति का निर्माण होता है, और प्लेटें जो हैं वो सतह के अंदर जाती हैं, जिससे मैग्मा बाहर निकलता है और ज्वालामुखी का विस्फोट होता है। भूकंप भी काफी ज्यादा आते हैं। तो सबसे ज्यादा ये पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा आपका है परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, क्योंकि यह पेटी बहुत ही ज्यादा स्थल से टच करती हुई आती है, इसलिए यहां पर सर्वाधिक ज्वालामुखी और सर्वाधिक भूकंप आते हैं। एक आपका दिया है मध्य महाद्वीपीय पेटी। मध्य महाद्वीपीय जो पेटी है वो यूरेशिया और इंडियन प्लेट के जो बीच की पेटी है वो मध्य महाद्वीपीय पेटी है। मध्य अटलांटिक पेटी जो है, मध्य अटलांटिक पेटी अटलांटिक सागर के मध्य में जो आपकी अपसरण की पेटी है वो मध्य अटलांटिक पेटी है। अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, अंतरा प्लेट का मतलब होता है कि प्लेट के मध्य में, ठीक है, अंतरा प्लेट का ये मतलब होता है कि प्लेट के मध्य में कोई ज्वालामुखी फट जाए तो वो ज्वालामुखी काफी नीचे से यानी कि कोर से आया हुआ मैग्मा होता है, तो वो अंतरा प्लेट ज्वालामुखी होता है। ये इतना अधिक नहीं होता है जितना परिप्रशांत महासागरीय पेटी में ज्वालामुखी के विस्फोट होते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है कहां से? अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, या कि अटलांटिक महासागर से होकर। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो कहां से खींची जाती है? ये उत्तर अमेरिका है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप। इसके बाद में ये आपका एशिया महाद्वीप है, और जो ये वाला है ये हमारी है कौन सी? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है और ये कहां से निकलती है? ये प्रशांत महासागर की क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र? ये वाला जो क्षेत्र है पूरा का पूरा ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। तो ये प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि प्रशांत महासागर से होकर के अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, एक विमान 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 50 डिग्री पूर्वी देशांत
देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है, वो कहाँ उतरेगा? ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक, और 0 डिग्री ये विषुवत रेखा है। इसके बाद में हमने देखा कि ये वाली जो रेखा है ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा है, उत्तरी अक्षांश रेखा, और जो ये वाली है ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर। इसके बाद देखते हैं, ये हमारी 50 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक, ये हमने पृथ्वी का एक रोड मैप ले लिया है। अब कोई भी जहाज इस बिंदु से उड़ान भरता है, इस बिंदु से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर से, ये कहां पर उतरेगा? विपरीत दिशा में। तो इसका अगर विपरीत देखा जाए तो इस प्रकार से, ठीक, इसका विपरीत कहां पर आएगा? यहां पर आएगा इसका विपरीत। ये थोड़ा सा नीचा हो गया है, इसका विपरीत यहां पर आएगा। ये वाला जो बिंदु है इसका विपरीत आएगा। विपरीत, अब ये वाला हम बिंदु देखेंगे कि ये कौन सा आपका बन रहा है, ये कहां पर काट रहा है? ये काट रहा है आपका ये वाला जो बिंदु है ये काट रहा है 30 डिग्री पश्चिमी अक्षांश पे, ठीक, 30 डिग्री पश्चिमी अक्षांश, नहीं पश्चिमी अक्षांश नहीं होता है, ये दक्षिणी अक्षांश होता है। यहाँ पे कुछ गलत हो गया हमसे, 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ठीक, पश्चिमी देशांतर होता है 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और ये देशांतर कौन सा होगा? ये पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री गोल है, इसका सीधा विपरीत यहां पर आएगा। यहां पर कितना आएगा? 180 माइनस 50, 180 माइनस 50 इक्वल टू 130 डिग्री। ये कौन सा होगा? पश्चिमी देशांतर, क्योंकि देशांतर जो है वो एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक आधी पृथ्वी को कवर करते हैं, और जो एक देशांतर है वो पूर्वी और पश्चिमी में विभाजित है। तो 180 पूर्वी देशांतर है और 180 पश्चिमी देशांतर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये पूरब से जब पश्चिम में जाएगा तो 180 माइनस 50 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर हो जाएगा। इस प्रकार से जो आपका उत्तर है वो उत्तर हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो राइट हो जाएगा। ये इसकी विपरीत स्थिति होगी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 50 डिग्री पूर्वी देशांतर की। अगले सवाल पे चले, ठीक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से दीजिए। कथन एक आपका दिया गया है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक फलक दिखाई देता है, केवल एक फलक दिखाई देता है। यह बात बिल्कुल फैक्ट है कि पृथ्वी से जो है चंद्रमा का वो केवल एक ही फलक दिखाई देता है। लगभग 59% भाग जो है वो चंद्रमा का हमें दिखाई देता है। ओके, तो आपका कथन एक जो है वो एकदम सही हो जाएगा। कथन नंबर 2 कारण है कि अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल
उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। ये कारण भी आपका एकदम सही है। कितना होता है? ये 27.3 दिन होता है। 27.3 दिन में चंद्रमा का परिक्रमण और परिभ्रमण काल लगभग सेम है। तो इसी कारण जो है वो चंद्रमा का हमें पृथ्वी से मात्र एक ही फलक दिखाई देता है। तो यहां पर आपका जो उत्तर है, उत्तर आपके दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दिया है, ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल सही है, यही सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी के पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। अच्छा, कारण है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है, बिल्कुल सही बात है, पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगा रही है, इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है, बिल्कुल सही बात है। कारण आपका एकदम स्पष्ट है। लेकिन जो आपका कथन दिया गया है कि कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी से पूर्व की दिशा में छोड़े जाते हैं, ऐसा नहीं है। अधिकतर कृत्रिम उपग्रह जो है वो पृथ्वी में पूर्व की दिशा में छोड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको निकास वेग मिल जाता है। लेकिन कुछ ऐसे उपग्रह हैं जिनको ध्रुवों की परिक्रमा करनी रहती है। ठीक, किसकी? ध्रुवों की परिक्रमा। तो ध्रुवों की जिनको परिक्रमा करनी रहती है उन्हें उत्तर एवं दक्षिण की ओर छोड़ा जाता है, उत्तर एवं दक्षिण की ओर छोड़ा जाता है। तो इस प्रकार से देखा जाए कि हाँ, सभी उपग्रह यानी कि हमेशा पूर्व की दिशा में नहीं छोड़े जाते, अधिकांश छोड़े जाते हैं। तो आपका कथन नंबर 1 गलत हो जाएगा, कारण नंबर 2 सही हो जाएगा। ठीक, इसमें ऑप्शन नंबर डी दिया है कि ए गलत है किंतु आर सही है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी कि ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? बुध, शुक्र, मंगल एवं शनि। इन चारों ग्रहों में यदि देखा जाए तो शुक्र ही सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे चमकीला, और लगभग पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर का द्रव्यमान है। लगभग पृथ्वी के बराबर। ठीक, चमकीला होने के कारण ये हमें सुबह भी दिखाई देता है और शाम में भी दिखाई देता है, यानी कि सुबह एवं शाम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सुबह एवं शाम में दिखाई देता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी की जुड़वा यानी कि पृथ्वी की बहन, या पृथ्वी से जो भी संबंध आप बनाना चाहें इसका, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा के नाम से भी जानता है, बहन या जुड़वा। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सांझ का तारा, सायं का तारा और भोर का तारा। इस प्रकार से शुक्र ग्रह के कई सारे नाम हैं और शुक्र ग्रह का संबंध पृथ्वी से जोड़ के देखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे एक भोर का तारा कहा जाता है? तो भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, शाम का तारा भी शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा भी शुक्र को कहा जाता है और पृथ्वी के लगभग द्रव्यमान बराबर है। तो इस प्रकार से आज हमने देखा 10 सवाल। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।